इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान का इतिहास और संस्कृति में अध्याय 6 स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने नगर विन्यास और भवन शिल्प देख लिया था, दुर्ग शिल्प देख लिया और प्रमुख दुर्ग भी अपन ने देख लिए थे। इसी के साथ मंदिर शिल्प भी अपन ने देख लिया था। अलग अलग समय में मंदिर निर्माण की जो अलग अलग शैलियां थी वो पढ़ते हुए राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को अपन ने पढ़ा था। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं राजप्रसाद एवं महल स्थापत्य। राजस्थान में राजप्रसाद एवं महल स्थापत्य, तो इसके अंतर्गत कौन से महल कहाँ स्थित है, हालांकि शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन जो भी चीज दे रखी है उनको अपन यहाँ देखेंगे। कौन कौन से महल कहाँ स्थित है या किसी राजा के द्वारा बनाया गया है, तो उसके बारे में अपन जानेंगे। तो अंत में आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, ताकि जल्दी मैं आपके लिए इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी ला करके सोल्व कराऊंगा, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। स्टार्ट करते हैं राजप्रसाद एवं महल स्थापत्य। तो राजप्रसाद में अपन बात करेंगे जो राजा महाराजाओं के द्वारा, सामंतों के द्वारा जहां जहां पर महल बनाए गए हैं उनकी अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रसाद है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ भवनों का निर्माण भी होने लगा है। राजपूत राज्य की स्थापना हो रही थी, उसी के साथ में राजभवनों का निर्माण शुरू होने लगा है। राजपूत राज्य की स्थापना कब हुई है, तो 7वीं शताब्दी में राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना हुई थी। उसी के समय राजभवनों का निर्माण होने लगा है। मैनाल, नागदा, आमेर के स्थानों पर पूर्व मध्यकाल के राजभवनों का अवशेष मिले हैं, जिसमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव, 2 किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाने की विशेषता थी। इतना खास नहीं है। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि का कारण राजप्रसाद विशाल और भव्य सुसज्जित बनने लगे हैं। पहले तो छोटे छोटे बनते थे, अब मध्यकाल में राजप्रसाद जो है, जो महल है, बड़े बड़े भव्य और सुसज्जित बनने लगे। कोंबा कालीन राजप्रसाद सादे थे। जो मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा, उन्होंने जहां जहां पर महल बनाए थे, कुंभा महल, कई सारे महल बनाए थे। यहाँ तक जो महल सादे थे कुंभा जी के टाइम तक, लेकिन बाद में महलों की बनावट और शिल्प में परिवर्तन दिखाई देने लगा। फिर 15वीं सदी के बाद में राजस्थान के जो राजपूत शासक है वो मुगलों के संपर्क में आए, तो राजस्थान के राजमहलों में ये असर भी पड़ने लगा है। राजमहलों के बनाने में मुगलों का स्थापत्य का भी असर पड़ने लगा है, जिसमें हमारे छोटे बाग बगीचे, बैल बूटे और संगमरमर का प्रयोग करने लगे। मेहराब, गुंबज आदि रूपों से मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता है। अब कौन कौन से महल हैं, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो उदयपुर के महलों में, उदयपुर में कौन कौन से महल हैं, तो उदयपुर में अमर सिंह के महल, अमर सिंह ने जो महल बनाए वो अमर सिंह के महल हो गए।
कर्ण सिंह ने जग मंदिर महल बनाए थे, पिछोला जिले के अंदर है। जग मंदिर महल कर्ण सिंह ने बनाए थे। जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, प्रश्न आ जाए उदयपुर का जो प्रीतम निवास महल किसके द्वारा बनाया गया है? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। और पिछोला जेल में ही जग निवास महल हो गए, ये तो उदयपुर के हो गए। तो 3-4 जो महल दिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। उदयपुर के महल कौन कौन से हो गए? अमर सिंह के महल हो गए, कर्ण सिंह के द्वारा जग मंदिर हो गया, पिछोला जेल के अंदर है। जगत सिंह के काल में, जगत सिंह द्वितीय के काल में प्रीतम निवास महल हो गया और जग निवास महल हो गया। ये तो हो गए अपने उदयपुर के महल। फिर बात करें आमेर के, आमेर में दीवाने आम दीवाने खास महल हो गया। आमेर में मिर्जा राजा जय सिंह दीवाने आम और दीवाने खास महल बनाए। दीवाने आम और दीवाने खास आमेर को हो गए। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कौन कौन से महल होंगे? तो बीकानेर में कर्ण सिंह के द्वारा कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल हो गए, ये बीकानेर के हो गए। और आगे बात करें जोधपुर के हो जाएंगे फूल महल। तो ये महलों की बात होती है। उदयपुर के महलों में तो अमर सिंह के महल हो गए, कर्ण सिंह के समय जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के समय प्रीतम निवास महल। यह इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा प्रीतम निवास महल से। और जग निवास महल ये जगत सिंह द्वितीय के काल के हैं। आमेर के महलों में दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया। बीकानेर के महलों में कर्ण महल हो गया, शीश महल हो गया, अनूप महल हो गया और रंग महल। ये बीकानेर के जोधपुर का हो गया फूल महल। 17वीं शताब्दी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में महलों में स्पष्ट मुगलों का प्रभाव दिखाई देने लगा। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसादों में दीवाने आम, दीवाने खास के साथ चित्रशालाएं, बारहदरी, गवाक्ष और झरोखे, रंग महल आदि की जगह मिलने लगी है। ये दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, बारहदरी, गवाक्ष, झरोखे, रंग महल, ये सब मुगलों के प्रभाव के कारण देखे जाने लगे। इन महलों में जयपुर का सिटी पैलेस हो गया। जयपुर का सिटी पैलेस सवाई जय सिंह ने बनाया था और उदयपुर का सिटी पैलेस महाराणा उदय सिंह ने बनाया था। यह भी महत्वपूर्ण है, सिटी पैलेस जयपुर में और उदयपुर में। राजस्थान के महलों में डीग के महल डीग भरतपुर में है, जिन्हें जल महल भी कहा जाता है। और डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर का भी विशेष स्थान है। डीग के महलों के चारों ओर छज्जे कारणी से जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ये अपने प्रमुख महल देखे थे। जो जो इसमें महल दे रखे हैं वो तो अपने को याद होना ही चाहिए। तो ज़्यादा इतना नहीं दे रखा, शॉर्ट में दे रखा है, नाम दे रखा है, तो वो नाम अपने को याद रखना है। चलें आगे बात करते हैं हवेली स्थापत्य। हवेली स्थापत्यों की बात करें तो राजस्थान में नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियां बनाई है। तो हवेलियों का निर्माण किन के द्वारा किया जा रहा है? तो सामंतों और सेठों के द्वारा किया जा रहा है। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावाटी के धनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनाने की परंपरा की नींव डाली थी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़, ये सब शेखावाटी के क्षेत्र है। ठीक है, आगे सभी की डिटेल आएगी। महल बनाए थे। चलो, कौन कौन सी प्रमुख हवेलियां हैं यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली है। नथमल की हवेली है और गुमान सिंह के द्वारा बनी हुई पटुओं की हवेली तो पत्थर की जाली और कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। इसीलिए जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को। तो जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां हो गई?
सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवू की हवेली। ये हवेलियां आप जैसलमेर में याद रखोगे। तो जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवू की हवेली, ठीक है, याद हो जाएगा। इसी प्रकार बंसी पत्थर की बनी करौली भरतपुर कोटा की हवेलियां भी, बंसी पहाड़ जो है उस वहां से पत्थर से बनी करौली भरतपुर कोटा की हवेलियां भी कलात्मक और संगत राशि के कारण अद्भुत है। बाद में वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर बनने लगे हैं। औरंगजेब के टाइम पर जब मंदिरों को वो तोड़वा रहा था, तो फिर जो मंदिरों का निर्माण किया गया वो उस टाइम पर हवेली शैली में मंदिरों का निर्माण करने लग गए थे। इसलिए विशाल हवेलियां मंदिर के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती है। अब आगे की हवेली की बात करें तो बीकानेर की प्रसिद्ध हवेली, बीकानेर की हवेलियों में बात करें तो बीकानेर की हवेली है बच्छावतों की हवेली। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। बच्छावतों की हवेली कहाँ स्थित है? तो बच्छावतों की हवेली बीकानेर में है। बच्छावतों की हवेली बीकानेर, याद रह जाएगा। जो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा बनाई गई है। कर्ण सिंह बच्छावत ने बीकानेर में बच्छावतों की हवेली का निर्माण करवाया। इसके अलावा मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया, 4 हवेलियां हैं। बच्छावतों की हवेली है, मोहता की हवेली, मुंदड़ा की हवेली और राम सिंह की हवेली। ये हवेलियां कहाँ हैं? तो ये हवेलियां बीकानेर है। बच्छावतों की हवेली, मोहता की हवेली, मुंदड़ा की हवेली और रामपुरिया की हवेली, ये 2 तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बच्छावतों की हवेली और रामपुरिया की हवेली। फिर आगे बात करें, बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थरों से बनी हुई है। सजावट में मुगल, किशनगढ़, यूरोपीय चित्र शैली भी प्रयुक्त की गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें, शेखावाटी की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, ये मंडावा की हवेली दिख रही होगी आपको। देखो मंडावा की हवेली कितनी प्यारी लग रही। यस, शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे दीवारों पे जो चित्र बनाए गए हैं वो भित्ति चित्र हैं। यहाँ की शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेलियों में रूप निवास हो गया, भगत, जालान, पोदार और बगेरिया की हवेली, तो ये तो हो जाती है नवलगढ़ की। नवलगढ़ में रूप निवास, भगत, जालान, पोदार की हवेली और बगेरिया की हवेली। बिसाऊ झुंझुनू की बात करें, नवलगढ़ भी झुंझुनू में है ना। बिसाऊ की बात करें तो नाथुराम पोदार की हवेली और सेठ जयमल केडिया की, सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात है। तो बिसाऊ झुंझुनू में भी 3 हवेलियां ध्यान रखोगे, नाथुराम पोदार और सेठ जयदयाल केडिया और सीताराम सिंगतिया। ठीक है, बिसाऊ में नाथुराम पोदार, जयदयाल केडिया और सीताराम सिंगतिया की हवेलियां, ये बिसाऊ की हो जाती है। फिर उसके बाद बात करें ढूंढलोद झुंझुनू में। ढूंढलोद झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयन का ढूंढलोद लालचंद, ठीक है, लालचंद गोयन का की हो जाएगी। मुकुंदगढ़ की बात करें, मुकुंदगढ़ में कौन सी हवेली है? मुकुंदगढ़ में सेठ राधा कृष्ण और केसर देव कानेडिया की हवेली। ये हो गया है मुकुंदगढ़ झुंझुनू की, सेठ राधा कृष्ण और केसर देव कानेडिया। चिड़ावा कहाँ है? झुंझुनू में है। चिड़ावा की हवेलियों में बात करें तो चिड़ावा की हवेलियों में
बगड़िया की हवेली। बगड़िया की हवेली कहाँ है? चिड़ावा झुंझुनू में। मैहनसर झुंझुनू की बात करें, मैनसर में कौन सी हवेली है? तो मैनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली है। और श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली है। और लक्ष्मणगढ़ सीकर में चार चौक की हवेली और चेतन राम की हवेली। ठीक है, तो ये हवेलियां अपने इसमें शेखावाटी क्षेत्र में है। तो देखो कैसे याद रखेंगे। लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ में चर्चे से ध्यान रखना, चार चौक और चेतराम, चार चौक और चेतराम। लक्ष्मणगढ़ सीकर में हो जाएगी चार चौक और चेतराम। ठीक है, चार चौक। और किसी भी प्रकार से आप लिंक जोड़ सकते हैं इनको। भाई लक्ष्मण जी चारों तरफ से रेखा बना रहे हैं, चौक से रेखा बना रहे हैं, तो लक्ष्मणगढ़ में हो जाएगा चार चौक हवेली और चेतराम हो जाएगा। इस प्रकार से आप कैसे भी करके लिंक जोड़ करके आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, नहीं होता है तो आप बताना, मैं मुझे कमेंट करके बताना, तो इनकी ट्रिक बना करके आपको दे दूंगा ताकि आपको याद रह जाए। हाँ, तो नवलगढ़ में हो जाएगी रूपनिवास, भगत, जालान, पोदार और बंगेरिया की हवेली। बिसाऊ में नाथूराम पोदार की और सेठ जयदयाल। बिसाऊ में नाथूराम और जयदयाल, नाथूराम जयदयाल की हवेलियां ये हो जाएगी। और सीताराम की भी है ना। ढूंढलोद में लालचंद याद रखना, ढूंढलोद लालचंद, ढूंढलोद लालचंद। ढूंढलोद में गधा अभ्यारण्य भी है झुंझुनू में। ठीक है, गधा अभ्यारण्य है, तो गधा अभ्यारण्य है और लालचंद की हवेली है। मुकुंदगढ़ में आप सेठ राधा कृष्ण याद कर सकते हैं, राधा कृष्ण केसर देव, इस प्रकार से। चिड़ावा में बंगड़िया हवेली। और बात करें तो सीकर में गौरीलाल बियाणी की हवेली, गौरीलाल बियाणी की हवेली। रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली। फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली भी भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियों में बात करें तो मालजी का कमरा हो गया। मालजी का कमरा पूछा हुआ है, मालजी का कमरा हवेली कहाँ है? तो चूरू में है। और रामनिवास गोयनका की हवेली है, मंत्रियों की हवेली, ये भी चूरू में है। ठीक है, तो ये शेखावाटी की सारी हवेलियां वेरी इंपॉर्टेंट है। एक साइड में आप लिख करके इनको अच्छे से याद करना है, शेखावाटी की सभी हवेलियों को। ठीक है जी। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली है, पोखरण की हवेली है। देखो पोखरण जैसलमेर में है, लेकिन पोखरण की हवेली कहाँ है? तो पोखरण की हवेली जोधपुर में है। राखी हवेली जोधपुर में। और टोंक की बात करें तो सुनहरी कोठी है, कई बार आपने पढ़ा ही होगा ये तो टोंक की हवेली का। तो टोंक की हवेली कहाँ है? सॉरी, सुनहरी कोठी हवेली कहाँ है? तो टोंक में है। और उदयपुर में बागोर की हवेली, बागोर कहाँ पड़ता है? तो बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है, लेकिन बागोर की जो हवेली है वो हवेली कहाँ है? तो पिछोला झील के किनारे है, उदयपुर के अंदर है। तो उदयपुर में बागोर की हवेली हो गई, अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया था। जयपुर में हो जाएगा नटानिया की हवेली और रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली हो गया। फिर उसके अलावा पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली, ये हवेलियां दिखाई देने को मिलती है। ठीक है, ये हवेलियां हैं, बहुत शॉर्ट में दे रखा है हवेलियां भी, बट ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे बात करते हैं छत्रिया और मकबरे दरगाह। छत्रिया, मकबरे और दरगाह। किसी की मृत्यु हो जाने के बाद में उसको जो यादगार बनाने के लिए छत्रिया वगैरह बनाते हैं। तो छत्रिया जो मृत्यु के बाद में स्मृति चिन्ह बनाते हैं उनको अपन छत्रिया कहते हैं।
ये जय राजस्थान के शासक और श्रेष्ठ वर्ग जो संपन्न होता था, मृत्यु के बाद में जो स्मारक बनाते हैं उनको अपन क्षत्रिय और देवल के नाम से जानते हैं। स्थापत्य कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से ये भी बड़े स्मारक है। स्मारक बड़े महत्वपूर्ण है, जिसमें जयपुर का गेटोर हो गया। जयपुर जो कच्छा वंश का शाही शमशान घाट है वो गेटोर है। तो प्रश्न आ जाए गेटोर की छत्रियां कहाँ स्थित है? जयपुर में। कच्छा वंश की छत्रियां। जोधपुर का जसवंतड़ा है। जसवंतड़ा जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा को कहते हैं। जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सरदार सिंह ने बनाया था जसवंतड़ा को। कोटा का छत्रविलास बाग हो गया। छत्रविलास बाग कोटा का शाही शमशान घाट छत्रविलास है। जैसलमेर का बड़ा बाग है। ओके। और बीकानेर का देवी कुंड है, देवी कुंड है। और बूंदी का केसर बाग है। इस प्रकार से छत्रियां उदयपुर का आहड़ है। ये आप नाम ध्यान रख सकते हैं। मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करता है। अलवर में मुंशी महारानी की छतरी है। 80 खंभू की छतरी है अलवर में, मुंशी महारानी की छतरी। तो प्रश्न आ जाए मुंशी महारानी की छतरी कहाँ है? तो अलवर में है। 80 खंभू की छतरी है। फतेह गुंबद करौली में गोपाल सिंह की छतरी है। करौली का शासक था गोपाल पाल, तो गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। बूंदी में 84 खंभू की छतरी है। 84 खंभू की छतरी बूंदी में। रामगढ़ में सेठों की छतरी है। बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, बीकानेर का शासक हुआ था कल्याणमल, उनकी छतरी बीकानेर में है। गेटोर में सवाई जयसिंह की छतरी है, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह जी की। जोधपुर में जसवंतड़ा इसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और जैसलमेर में राजा और पालीवालों की छतरियों का स्थापत्य विलक्षण है। तो शॉर्टकट में छतरियां और किस जगह की है वो चीजें दे रखी है, तो ये छतरियां भी आपको पता चल गया है और याद हो गया है। नेक्स्ट बात करें सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? यह भी आपको पता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। हामिदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में है। जो लोगों का आस्था केंद्र के साथ साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़ में है। दीवान साहब की दरगाह। मिट्टे शाह की दरगाह गागरोन में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ झुंझुनू में है। अब्दुल पीर की मजार भगवानपुरा बांसवाड़ा में है। मीरा साहब की दरगाह बूंदी में है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ में है। ठीक है, ख्वाजा साहब के पुत्र थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका ही पुत्र है ख्वाजा फखरुद्दीन, उनकी दरगाह सरवाड़ में है। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में है। आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के प्रतीक हैं। तो ये दरगाह भी आपको ध्यान में नेक्स्ट है जल स्थापत्य है। जल स्थापत्य की बात करें तो राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है, इसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ। जल स्थापत्य में कुएं, कुंड, बावड़िया, टाके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआं राजस्थान का उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कोई का नाम किसी बांदी यथार्थ दासी द्वारा बनाए हुए कुएं के नाम पर रखा गया। बांदी कुई कहाँ? दौसा में है बांदी कुई। बांदी कुई जो है बांदी यथार्थ दासी द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर इसका नाम बांदी कुई रखा गया। बटाड़ू गांव में बाड़मेर में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय। बटाड़ू का कुआं, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, बटाड़ू का कुआं को गुलाब राय ने इसका निर्माण करवाया था बटाड़ू का कुआं का, जिसको
रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, यह भी नॉलेज में रखना अपने को। टांके, यह भी जल स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। बरसात का जो पानी को इकट्ठा किया जाता है उसको टांके कहते हैं। बरसात में जो छत का पानी वगैरह होता है उसका एक होद टाइप बना हुआ रखते हैं, उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, उसको टांके कहते हैं। टांकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिसमें जयपुर का जयगढ़ का किला प्रमुख है। वहां पर बहुत बड़ा आपको टांका देखने को मिल जाएगा। यह टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण है। राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियां का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बावड़ियां, इसके निर्माण में उपयोगिता के साथ सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा गया। राज परिवार के सदस्य मुख्यतः रानियां, राजमाताएं, श्रेष्ठ वर्ग के द्वारा बनवाए जाते थे। इसके निर्माण में संबंधित सूचनाएं भी शिलालेखों पर अंकित की जाती थी। जो भी बावड़ी बनाते थे वहीं पर शिलालेख उत्कीर्ण करवाते थे, जिसमें निर्माता और कारीगरों की जानकारी मिलती है। कौन कौन सी बावड़ियां हैं देखो देखिए। बांदीकुई के निकट आबानेरी में चांद बावड़ी वेरी प्रसिद्ध है। चांद बावड़ी कहाँ की है? आबानेरी दौसा में है। और इसका निर्माण कहा जाता है कि चांद नामक राजा ने करवाया था। उसी प्रकार के मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरस दे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। इसे जया बावड़ी भी कहते हैं ना, त्रिमुखी बावड़ी भी कहते हैं और जया बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, या फिर इसको यहां लिख देता हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं, जया बावड़ी भी कहते हैं। दो नाम है, त्रिमुखी बावड़ी और जया बावड़ी। राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, उदयपुर डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी, यह भी इंपॉर्टेंट है। आसकरण की पत्नी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस नौलखा बावड़ी को भी। किसने इसका निर्माण करवाया यह भी पूछा हुआ है। तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है और इस बावड़ी का निर्माण महारावल आसकरण की पत्नी प्रेमल देवी ने करवाया था। बूंदी में रानी जी की बावड़ी, बूंदी के शासक अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने 1699 में करवाया था। सन भी पूछी हुई है भाई इसकी, रानी जी की बावड़ी को, जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं रानी जी की बावड़ी को। तो यह भी ध्यान रखना आपको, अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने बनाया था रानी जी की बावड़ी बूंदी में। तो ये देखी थी अपन ने बावड़ियां, कौन कौन सी बावड़ियां देखी है। एक तो आबानेरी की चांद बावड़ी है, एक त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, नौलखा बावड़ी है और रानी जी की बावड़ी है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग बड़े तालाब भी रहे हैं जो अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। क्योंकि यह भाग अधिकांश पहाड़ी है, दक्षिणी भाग जो अरावली की पहाड़ियां वगैरह है, अतः यहाँ पे दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोक करके धूल या पत्थरों का बांध बना दिया जाता था, जिसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियां लगा दी जाती, उन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता है। अब इन बांधों में कौन कौन से बांध है? पिछोला उदयपुर में, गेब सागर डूंगरपुर में है, राजसमंद राजनगर में, डेबर जयसमंद उदयपुर में बड़े प्रसिद्ध बांध है या जिले हैं, जिनके निर्माण में 11वीं से 17वीं शताब्दी तक काम में ली गई थी। यह पद्धति 11वीं से 17वीं शताब्दी तक काम में ली गई थी। इन बांधों में जो राजसमंद जो झील है या राजसमंद जो बांध है, ये आपको विशिष्ट ही देखने को मिलेगा। इसका जो निर्माण है दुष्काल में किया गया है। दुष्काल में पीड़ित जनता को राहत देने के लिए इसका निर्माण किया गया है, यानी अकाल रात कार्य के दौरान इस राजसमंद झील का निर्माण किया गया है। और कहाँ है ये? तो ये राजसमंद जिले में अकाल रात कार्य के दौरान राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसी राजसमंद का नौ चौकी नामक 3-3 भाग वाली 3 छत्रियां बनाई गई है, जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। क्या होती है तक्षण कला, जो लास्ट वाली क्लास में मैं आपको बताया था। तो इस प्रकार से ये हो जाता है राजस्थान में स्थापत्य शिल्प के विविध आयाम है। आप इस टॉपिक को बार बार पढ़ना,
ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 प्रश्न तो इसमें से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और आपको पता है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक एक प्रश्न बहुत बड़ा मायना रखता है। लोग बाग जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट एक प्रश्न के लिए पूरी किताब को पढ़ लेते हैं, एक प्रश्न सही करवाने के लिए पूरी किताब को पढ़ लेते हैं। तो अपने लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस टॉपिक से कम 2-3 प्रश्न तो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठ रहा है। तो आप भी इस टॉपिक को अच्छा सा क्लियर करें। ठीक है, हो सकता है कि फैक्ट वाले में कुछ मतलब रटने वाली चीजें भी आ गई है कि ये हवेलियाँ कहाँ है, ये बावड़ियाँ कहाँ है, तो आपको 2-3 बार उनको देखना पड़ेगा और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि बख्तरबंद है? रणथंभौर, नाहरगढ़ या सिवाना तारागढ़ है? तो रणथंभौर है। अबुल फजल ने कहा था बाकी दुर्ग सब नंगे है, ये दुर्ग बख्तरबंद है। एक जैसे 9 महल कौन से किले में है? तो नाहरगढ़ में माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, एक जैसे 9 महलों का निर्माण। अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? अकबर का मैगजीन फोर्ट अजमेर में है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हर्षद माता का मंदिर आबानेरी में है। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है ये हर्षद माता का मंदिर। राजस्थान के उन दुर्गों का नाम उल्लेख कीजिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो आपको बताया था गाजर चीकू आम, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, ये दुर्ग हैं। फिर बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो ये मेसा के पठार पर है, मेसा के पठार पर है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? तो कौन है प्रमुख शिल्पी? मंडल है। सुदर्शनगढ़ किस दुर्ग का दूसरा नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ है। तारागढ़ नामक दुर्ग किन 2 स्थानों पर स्थित है? तो तारागढ़ जो दुर्ग है वो एक बूंदी में है और एक अजमेर में है। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो राजस्थान का वेलोर बेंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। 1026 ईस्वी में गोयल शासक श्रीधर ने इसका निर्माण करवाया था। बच्छावतों की हवेली कहाँ स्थित है? बच्छावतों की हवेली बीकानेर में है। सुमेलित करना है गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली में है। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। सवाई जयसिंह की छतरी गेटौर में। और जसवंत थड़ा की छतरी कहाँ है? तो ये सरे जोधपुर में, जसवंत थड़ा जोधपुर में। ठीक है, तो ये देखा अपन ने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी, और इसी के साथ स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम हो जाता है अपना कंप्लीट। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।